हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता द स्माइल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप ये बताइए कि आप कैसे हैं, लाइव सीरीज़ एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से आपको सीरीज़ लग रही है, पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, और आप अपनी लाइफ में एंजॉय के साथ स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये ज़रूर मुझे बताइए। और नेक्स्ट पार्ट अपना सीरीज का आ रहा है, जो कि है सीरीज नंबर महासंग्राम सीरीज का पार्ट है, जो 5th नंबर का पार्ट है। तो कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आज फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने। और आज है संडे, और संडे में कुछ एक्स्ट्रा बनता है, तो कुछ एक्स्ट्रा ही करके जाइएगा और ये सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नए नए सीरीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और बहुत अच्छे तरीके से सीरीज़ एंजॉय करिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। सीरीज को स्टार्ट करते हैं, और सीरीज का पार्ट नंबर 5 है। ये पार्ट नंबर 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप फटाफट इनको सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं। चलिए पार्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ICMR निन रिपोर्ट 2020 के अनुसार 0 से 6 मंथ के जो शिशु को प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ये पूछा गया है 0 से 6 मंथ का के शिशु को कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 530 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 680 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 1110 किलो कैलोरी, और ऑप्शन डी है 1360 किलो कैलोरी। जो 0 से 6 मंथ के का बेबी होता है, उसको कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। पहले तो निन का मतलब है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो 0 से 6 मंथ के शिशु होते हैं, उनके लिए कितनी किलो कैलोरी की एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 530 किलो कैलोरी। ये फ्रेंड्स है 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए है ये एनर्जी। और जो 7 to 12 मंथ के बेबी होते हैं, उनके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो 680 किलो कैलोरी की है। और जो 1 to 3 ईयर हैं, उनके लिए ये वाला है 1110 किलो कैलोरी की। और जो 4 to 7 ईयर के चाइल्ड होता है, उसके लिए 1360 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपको लगभग 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। जो 0 से 6 मंथ का बेबी होता है, उसके लिए 530 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। और जो 7 to 12 मंथ का बेबी होता है, उसके लिए 680 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो 1 से 3 ईयर का जो चाइल्ड होता है, उसको 1110 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। और जो 4 से 7 साल का होता है बेबी, उसको 1360 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन है HMPV वायरस। जो HMPV वायरस अभी हाल फिलहाल में सुनाई दिया था, आप सबको शायद पता होगा, न्यूज़ में बहुत चल रहा था HMPV वायरस। तो ये जो HMPV वायरस है, वो HMPV वायरस की सर्वप्रथम पहचान किस वर्ष की गई थी, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले जो पहचान है वो किस वर्ष की गई थी, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके बारे में बताइए आप। इसके लिए ऑप्शन ए है 2001 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी 2023 में, और ऑप्शन डी है 2024 में। तो जल्दी से बताइए कि किस वर्ष इस वायरस की सर्वप्रथम खोज की गई थी। सर्वप्रथम खोज पूछा गया है, तो सर्वप्रथम बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको HMPV का फुल फॉर्म बताती हूँ। इसका फुल फॉर्म है HMPV का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस।
ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इसका फुल फॉर्म है, और इसकी सबसे पहले शुरुआत पहचान 2001 में की गई थी, वो भी नीदरलैंड में। नीदरलैंड में पहचान की गई थी। नीदरलैंड ने हमें इसके बारे में बताया था 2001 में सर्वप्रथम, और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। और ये जो वायरस है जो सबसे ज़्यादा अटैक छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर करता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज़्यादा अटैक करता है। और यह वायरस किस तरीके से फैलता है, तो फैलने का जो रीज़न है वो है छींक और खांसी। छींक और खांसी से सबसे ज़्यादा ये फैलता है। छींक और खांसी से सबसे ज़्यादा फैलता है। तो जो ह्यूमन न्यूमो वायरस है ना, इसका सबसे पहले पहचान नीदरलैंड ने 2001 में करी थी, और ये सबसे ज़्यादा अटैक बच्चों और बुजुर्गों पर करता है, और छींक और खांसी के द्वारा ये सबसे ज़्यादा फैलता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका गर्मी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। जो ये 4 टीके दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको बताना है कि कौन सा टीका है जो गर्मी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। यानी जो गर्मी में ना जो ज़्यादा गर्मी पड़ने पर खराब हो जाता है, इसका मतलब ये है। तो उसके लिए आपको बताना है कि कौन सा टीका है। तो मैं ऑप्शन बताती हूँ। ऑप्शन ए है पर्टूसिस टीका, ऑप्शन बी टाइफाइड टीका, ऑप्शन सी पोलियो टीका, ऑप्शन डी है BCG टीका। तो इसका राइट आंसर आपको बता देती हूँ, सी है पोलियो का टीका है, जो गर्मी में सबसे जल्दी ख़राब हो जाता है। मतलब ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको ठंडे एरिया में रखना पड़ता है, बर्फ़ में रखना पड़ता है। पोलियो का जो टीका है तो ये गर्मी में जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए गर्मी में अधिक संवेदनशील है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पोलियो टीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह किस महीने की 1 से 7 तारीख तक मनाया जाता है। जो विश्व स्तनपान सप्ताह है उसके बारे में पूछा गया है कि विश्व स्तनपान सप्ताह किस महीने की 1 से 7 तारीख तक मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है जुलाई महीने में, जुलाई का जो फर्स्ट वीक है उसमें, या जून के फर्स्ट वीक में, या सितंबर के फर्स्ट वीक में, या अगस्त के फर्स्ट वीक में ये मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अगस्त में मनाया जाता है। अगस्त के फर्स्ट वीक में, यानी 1 to 7 डेट को ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन है। इसको स्टार्ट करते हैं। स्तनपान कराते समय आपको एक दिन में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की खानी चाहिए। यानी जो धात्री महिला है या फिर जो फीडिंग कराती लेडीज़ हैं, उनको पूछा गया है कि फीडिंग कराने वाली महिलाओं को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, या कितनी अतिरिक्त कैलोरी खानी चाहिए। इसके लिए ऑप्शन ए है 350 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी है और 600 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 400 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी है 250 किलो कैलोरी। तो इसमें सब कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें कन्फ्यूजन इस बात की होती है कि सबने रट लिया है कि 350 किलो कैलोरी है जो अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए, बट ये आंसर रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये गर्भवती महिला के लिए बोला गया है। 350 किलो कैलोरी जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है वो गर्भवती महिला के लिए बोला गया है, तो ये गर्भवती महिला का है, और ये फीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए नहीं है। धात्री महिला के लिए ये है 600 किलो कैलोरी। इसमें भी 2 ऑप्शन में बट जाते हैं। जो 0 से 6 मंथ के बेबी को फीडिंग कराती हैं उनके लिए 600 किलो कैलोरी है, 100 किलो कैलोरी, और जो 6 या 7 to 12 मंथ के बेबी को फीडिंग कराती हैं उनके लिए 520
किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर सकता है? जो ऐसा कौन सा विटामिन है जो B12 की कमी से उत्पन्न जो डिसीज़ है, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, उसको ठीक कर सकता है? चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है क्या। सबसे पहले तो इसको जानते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी डिसीज़ है जो आरवीसी से रिलेटेड डिसीज़ है या आरवीसी से रिलेटेड विकार है। ठीक है, तो जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो आरवीसी से रिलेटेड विकार है और इसमें क्या होता है, इसमें आरवीसी का आकार बड़ा हो जाता है। आरवीसी का आकार बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, श्वसन में प्रॉब्लम होती है, इससे श्वसन में प्रॉब्लम होती है इससे श्वसन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है जो ये आरबीसी से रिलेटेड डिसीज़ है। तो चलिए इसके लिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि ऑप्शन ए है फॉलिक अम्ल, ऑप्शन बी है विटामिन B6, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी है थायमिन। तो जैसे कि अब पता ही होगा आपको कि फॉलिक अम्ल यानी कि विटामिन इसका V9 है, ये V9 का साइंटिफिक नेम है फॉलिक अम्ल। तो इसमें ठीक करने के लिए यही राइट आंसर होगा फॉलिक अम्ल, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर सकता है। इसको दो चीज़ें, दो विटामिन ठीक कर सकते हैं, या तो विटामिन B12 की जो कमी हुई है उसको पूरा कर दिया जाए तो ठीक हो सकता है, या फिर फॉलिक एसिड यानी कि V9 देने से ये ठीक हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी विलाई का निर्माण कब होता है? प्राइमरी विलाई का निर्माण कब होता है? ऑप्शन ए है 13th डेज में, ऑप्शन बी 16th डेज में, ऑप्शन सी 21st डेज में और ऑप्शन डी 24th डेज में। तो प्राइमरी जो विली है, प्राइमरी विली है जो, इसका निर्माण कब होता है? तो चलिए इसका राइट आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है 13th डेज में। 13th डेज में प्राइमरी विली का निर्माण हो जाता है, जो कि जो क्या बोलते हैं, ये जो प्लेसेंटा और गर्भनाल होती, प्लेसेंटा या गर्भनाल जो होती है, जो बच्चों में नाभि से जुड़ जाती है, मदर से नाभि में उनका ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और जब ये निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया के 13 डेज में ये प्राइमरी विली का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत है, जो विटामिन डी है उसका स्रोत क्या है? मछली का तेल, पत्ता गोभी, अनाज या फिर दाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मछली का तेल, फिश ऑयल है वो इसका राइट आंसर होगा। विटामिन डी का जो स्रोत है वो फिश ऑयल है, मछली का तेल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी ब्लैंक के कारण होता है। जो हेपेटाइटिस बी है वो किस कारण से होता है? मल संदूषण से, जल संदूषण से, आंत्रेतर मार्ग से या पैरेटरल रूट से, और लास्ट ऑप्शन है भोजन संदूषण से। तो हेपेटाइटिस जैसे कि पता है, हेपेटाइटिस कितने टाइप के होते हैं? A B C D E टाइप के होते हैं। तो जो ए और ई हेपेटाइटिस है वो भोजन से होता है। ए और ई है जो हेपेटाइटिस वो भोजन से होता है, कि जो भोजन और जो जल है वो प्रदूषित भोजन या जल खाने पीने से हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए और ई होता है, जिसको अपन पीलिया भी बोल देते हैं, ये इससे होता है। और जो हेपेटाइटिस बी है वो आंत्रेतर मार्ग
पेरेंटल रूट से होता है। तो हेपेटाइटिस बी के लिए ऑप्शन सी सही राइट आंसर होगा, जो कि ब्लड के अंदर जाके ये फैल जाता है। तो ये हेपेटाइटिस बी सी डी इससे रिलेटेड होते हैं, और हेपेटाइटिस ए और ई भोजन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है, वो ऐसा विटामिन बताइए जो आयरन के अवशोषण में सहायक है, यानी कि आयरन का अवशोषण करता है, आयरन को कलेक्ट करता है। तो चलिए उसके लिए ऑप्शन पढ़ते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल, थाइमिन, राइबोफ्लेविन और पेंटोथेनिक अम्ल जो आयरन का अवशोषण करता है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसको विटामिन सी भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा है। ऑप्शन ए 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, ऑप्शन बी 15 ग्राम प्रोटीन, ऑप्शन सी 12 ग्राम प्रोटीन, ऑप्शन डी 20 ग्राम प्रोटीन है। ICDS यानी इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसका डिटेल है ICDS इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, इसका फुल फॉर्म। ICDS योजना है जो कि बच्चों के लिए बनाई गई है, उनके टीकाकरण से रिलेटेड, उनके खाने पीने से रिलेटेड इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं इस योजना में। आई होप आपने ये योजना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली होगी, और नहीं पढ़ी है तो आपको जाके ये योजना बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, एक नए क्वेश्चन इससे ज़रूर ही बनेगा। तो आपको ये प्रोग्राम ज़रूर से पढ़ना है और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करने हैं, और अगर आपने ये पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आराम से आपके इसके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर बताइए आपकी, जो 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 से 10 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नवजात शिशुओं में DTP लगाने का अनुशंसित स्थान क्या है? जो नवजात शिशु हैं उनमें जो DTP का टीका लगता है, नवजात शिशु में DTP का टीका 6 वीक के अंडर लगता है, 6 वीक के अंडर लगता है। तो ये जो DTP का टीका है वो किस जगह लगाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए है ग्लूटियल पेशी में, ऑप्शन बी त्वचा में यानी स्किन में, और ऑप्शन सी अग्रबाहु में, और ऑप्शन डी है जांघ का पार्श्व भाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जांघ के पार्श्व भाग में DTP का टीका लगाया जाता है, जो 6 वीक में लगाया जाता है बच्चों में। तो चलिए ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने नंबर आए हैं? 12 क्वेश्चन करे हैं, 12 क्वेश्चन में आपने कितने नंबर बना पाए हैं ये बताइए। आपको वीडियो कैसे लगा है ये भी ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पर नहीं है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, टाइम टू टाइम वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आपकी तैयारी ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए और प्रैक्टिस करते ही रहिए। प्रैक्टिस में कोई कमी मत रखिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और प्रैक्टिस मोर देन इम्पोर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा। क्वेश्चन लगाओगे तो आपको टॉपिक भी समझ में आएंगे, किस टॉपिक में आप वीक हैं उस टॉपिक को बार बार पढ़िए, उसके बार बार क्वेश्चन लगाइए। डेफिनेटली आपको वो टॉपिक बहुत ही अच्छा और स्ट्रांग हो जाएगा, और उससे आपके एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल स्मिता द स्माइल पर, और ऐसे ही नए नए क्वेश्चन लेकर मैं आपके पास आती रहूँगी। वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।